हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप डिस्कस कर रहे थे। नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें अभी तक हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तक जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे पढ़ डाले। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई होप कि आपने जर्मनी का जो है टॉपिक देखा होगा, बड़ा एंजॉय किया होगा। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली यूनाइट होने से पहले ये याद रख लेना बेटा, बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बिफोर इट्स यूनिफिकेशन और बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, unification of Italy, it was divided into 7 states, divided into 7 states, 7 states। अब समझेंगे, देखो इटली यूनाइट होने से पहले एज ए कंट्री एग्जैक्ट, आज तो हमें मॉडर्न डे जो इटली मिलती है, किसी जमाने में ये ऐसी इटली नहीं दिखती थी। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। अगर हम मोटा माटी देखेंगे, अगर मान लो लेट्स पुट एन एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल ये उस टाइम की इटली है। मान लो, मानने में क्या जाता है बेटा, ये मान लो उस टाइम की इटली है। ये नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब इटली कितने राज्यों में डिवाइड थी? इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, यानी यूनाइट होने से पहले, यूनिफिकेशन से पहले इटली 7 स्टेटों में डिवाइडेड थी। अब देखेंगे नॉर्थ में, ये याद रख लेना, नॉर्थ में, नॉर्थ वाला एरिया जो है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया का क्या था बेटा? हैप्सबर्ग एम्पायर था, हैप्सबर्ग एम्पायर। और नॉर्दर्न इटली पे हैप्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल हुआ करता था। और 2 मेन टेरिटरीज, पहली लंबार्डी, LOMBARDY, एंड दूसरी जो टेरिटरी हुआ करती थी दैट इज कॉल्ड वेनेशिया, VNETI। और ये दोनों टेरिटरीज हुआ करती थी ऑस्ट्रिया के पास, याद रख लेना। साउथ में जो है, साउथ वाले एरिया में याद रख लेना, बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन बैठे थे, यानी यहां स्पेन का कब्जा था और उनकी एक डायनास्टी थी जिसको कहते हैं बार्बन डायनास्टी, बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन। दे वर कंट्रोल्ड द साउथ पार्ट ऑफ इटली। और यहां 2 टेरिटरीज उनके पास भी थी, सिसिली एंड नेपल्स, NAPLES। तो 2 टेरिटरीज यानी 2 एरिया स्पेन के पास है। वेनेशिया एंड लंबार्डी हैप्सबर्ग यानी ऑस्ट्रिया के पास है, यह याद रख लेना बेटा। और सेंट्रल इटली में जैसे रोम, इज दैट क्लियर? ये किसके पास है? ये पोप के पास है, पोप। तो सेंट्रल इटली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल इटली, जिसमें इनकी कैपिटल रोम भी आएगी। वो किसके पास था बेटा? वो था अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप। तो अगर हम देखेंगे इटली यूनाइट होने से पहले, ये इटली का कुछ बेसिक डिटेल, यानी नॉर्थ में ऑस्ट्रिया बैठा है जिनके पास 2 टेरिटरीज है, वेनेशिया एंड लंबार्डी। साउथ में स्पेन बैठा है यानी बार्बन डायनास्टी बैठी है जिनके पास सिसिली एंड नेपल्स है, इज दैट क्लियर? सेंट्रल में बैठा है यानी सेंट्रल इटली में, यानी रोम जैसे एरियाज में पोप बैठा है। और इनका एक अपना राज्य है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनका एक अपना राज्य है, यानी इनके अपने खुद की स्टेट है जिसका नाम है सार्डिना, SARDINA, सार्डिना पीडमोंट, सार्डिना पीडमोंट जो है, आजाद के लिए समझ में आ रहा है? ये इनकी खुद की डायनास्टी है जिनके पास वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इटली का एरिया है, जेड के लिए। तो ये यूनाइट होने से पहले 7 स्टेटों में डिवाइड थी। ये उसका थोड़ा सा कुछ डिटेल, यानी नॉर्थ में बैठा है ऑस्ट्रिया जिसके पास 2 टेरिटरीज है, साउथ में स्पेन बैठा है जिसके पास भी 2 टेरिटरीज है, पोप बैठा है सेंट्रल इटली में यानी रोम जैसे एरियाज पोप के पास है, और नॉर्थ वेस्ट में एक एम्पायर है जिसका नाम है सार्डिना पीडमोंट, इज दैट क्लियर? ये इनका क्या है बेटा? ये लोकल एम्पायर है, यानी इन्हीं का राज्य है, इटली वालों का ही। नाउ अब सबसे बड़ा टास्क क्या है बेटा इस इटली को यूनाइट करने का काम? इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली कर रही। अब पहली चीज क्या है, इटली डिवाइडेड है।
नंबर ऑफ प्रोविंसेस में, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स में, और हर स्टेट में कोई ना कोई राजा महाराजा बैठा है। इतना ही नहीं, दैट मींस डिवीजन है इटली में। दूसरी चीज है दैट इज कल्चरल डिफरेंसेस। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस वेयर देयर, कल्चरल डिफरेंसेस। अब हर स्टेट में, हर स्टेट के बोलने वाले लोग, उनका डायलेक्ट अलग है, उनके बोलने का तरीका अलग है, उनका कल्चर अलग है। दैट मींस ज्योग्राफिकली ये डिफरेंट है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से नहीं मिलती, कल्चरली इनका कल्चर आपस में नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ये चीज क्या होगी, ये दोनों चीजें सबसे बड़ी हर्डल है इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नाउ सर इटली को यूनाइट करने का काम जो है, याद रख लेना, अब इस टास्क में 3 बंदों का हमें कंट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। किसका बेटा? 3 पर्सनालिटीज का कंट्रीब्यूशन। पहले पढ़ेंगे ग्यूसेपी मैज़नी साहब का, ग्यूसेपी मैज़नी। दूसरा जो है कैवर साहब है, एंड तीसरा जो है गरीबल्डी। अब इन तीनों का एक स्पेशल रोल है इटली को यूनाइट करने में। तो चले विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम हम ग्यूसेपी मैज़नी साहब को पढ़े। तो बैकग्राउंड आपको पता है कि बैकग्राउंड में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो पहले आएंगे ग्यूसेपी मैज़नी साहब को डिस्कस करेंगे। अब इस आदमी के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिखो। पहले he was born in 1805 at Genoa, Genoa, Genoa। अब ये कहां जन्मे? Genoa। और Genoa क्या हुआ करती थी? कैपिटल सिटी ऑफ लुगेरिया। ये याद रख लेना, कैपिटल सिटी ऑफ लुगेरिया, LIGURIA। इतना मानो ये इटली में जन्मे। अब ये एरिया हुआ करता था इटली का एक एरिया, जेड के लिए Genoa। यहां जन्मे 1805 में। उसके बाद इस आदमी ने क्या किया? लेटर ऑन ही ज्वाइनड द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ, मैं समझा दूंगा, सेक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी, CARBONARI, ब्रैकेट में लिखो, सोसाइटी ऑफ चारकोल बर्नर्स, चारकोल बर्नर्स। लेटर ऑन एक सोसाइटी का मेंबर बन गए ग्यूसेपी मैज़नी साहब। अब ये सोसाइटी जो हुआ करती थी, ये हुआ करती थी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था इटली और बाकी सारे एरियाज में रेवोल्यूशन लाना। और रेवोल्यूशन यहां कौन सा रेवोल्यूशन, यानी यहां कौन सा चेंज? रेवोल्यूशन मैंने कहा था आपको एक बार की लेमैन्स लैंग्वेज में, अगर रेवोल्यूशन समझाएंगे तो रेवोल्यूशन का मतलब है बदलाव, चेंज। सर कौन सी चेंज लाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इटली कि जो 7 स्टेट्स है जो डिवाइडेड है, इनको पहले यूनाइट किया जाए, ये बदलाव, प्लस यहां मोनार्की को, अब मोनार्की का है, मोनार्की का मतलब है राजा महाराजाओं को, यहां से निकाला जाए, और जब इटली की यूनिफिकेशन की जाए तो इटली को बनाया जाए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बनाया जाए बेटा? इटली को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी इटली को आजाद किया जाए, इसको डेमोक्रेटिक, यहां इटली में डेमोक्रेटिक सरकार लाई जाए। अब यानी ये सेक्रेट सोसाइटी का क्या था? मेन टास्क। अब ये इसी सोसाइटी का क्या बन गए? ही बिकेम द मेंबर ऑफ द सेक्रेट सोसाइटी, दैट इज सोसाइटी ऑफ चारकोल बर्नर्स। नाउ अब तीसरा पॉइंट जो है इसके बारे में लिखेंगे, 1831 में जब ये 20 साल का था, 24 ईयर्स का था, कौन? मैज़नी साहब, याद रख लेना। इन 1831 ही ट्राइड or he attempted to bring a revolution in Liguria, to bring a revolution in Liguria। तो पहला याद रख लेना, क्योंकि ये जिनोवा में पैदा हुआ था और जिनोवा सिटी हुआ करती थी, कैपिटल सिटी लुगेरिया की। तो 1831 में इस आदमी ने, मैज़नी साहब ने, पहला रेवोल्यूशन लाने की कहां कोशिश की बेटा? लुगेरिया में। अब डेफिनेटली जब ये क्योंकि सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया, तो वहां से काफी बहुत सारे लोग होंगे इस सोसाइटी में जो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लुगेरिया की सरकार पे हमला करेंगे। और लुगेरिया, तब याद रख लेना, ये पार्ट एंड पार्सल हुआ करता था पीडमंट सर्डानिया एम्पायर का, पीडमंट सर्डानिया का ये हिस्सा हुआ करता था। अब इस आदमी ने, मैज़नी साहब ने सोचा कि मैं यहां से क्या करूं? रेवोल्यूशन लाऊं, यहां लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सिद्धांत इन्फ्यूज कर दूं और लुगेरिया में रेवोल्यूशन लाऊं। और लुगेरिया में जब हम लोगों को जगाएंगे तो धीरे धीरे हम पूरी इटली में रेवोल्यूशन लाएंगे, ये इसका अटेम्प्ट था। लेकिन बट ही फेल्ड। लेकिन ये क्या हुआ बेटा? फेल। रेवोल्यूशन पहले ही जेड क्लियर, इस क्रांति के आने से पहले इस क्रांति को दबाया गया, जेड क्लियर। और जब उसको दबाया गया तो उसको फिर अरेस्ट किया गया। ही वाज अरेस्टेड एंड लेटर ऑन एक्साइल्ड।
पहले इसको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, और उसके बाद बुल्गारिया की सरकार ने इज़ाड के लिए इसको क्या कर दिया बेटा, इसको अपने देश से बाहर निकाला। एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब है जब किसी को देश से बाहर निकाला जाएगा, तो इसको एग्जाइल किया गया। लेकिन यह आदमी जो प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, ये इस 1831 के अटेम्प्ट में फेल हो गया। लेकिन यह आदमी यही नहीं रुकने वाला है, ये और भी काम करने वाला। तो क्या हुआ बेटा, तो जब इसको एग्जाइल किया गया, यानी जब इसको अपने देश से बाहर निकाला गया, तो ये कहां पहुंचा, ये पहुंचा फ्रांस। कहां पहुंचा बेटा, फ्रांस। और यहां इसने क्या किया, यहां इसने एक और सेक्रेट सोसाइटी बनाई। क्या बनाई बेटा, फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है मर्सलीज। ये आपने 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इज़ाड क्लियर। मर्सलीज एक जगह है फ्रांस में। यहां इसने क्या किया बेटा, यहां इसने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है यंग इटैली। ये पूछा जाएगा कि बताओ ग्यूस्पी मैज़नी साहब ने यंग इटली कहां बनाई, तो मर्सलीज में बनाई। और मर्सलीज कहां है, फ्रांस में। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये फ्रांस में क्या कर रहा है, क्योंकि इसको अपने देश से बाहर निकाला गया, एग्जाइल किया गया, इसको अपने देश से दफा कर दिया गया, क्योंकि ये रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा था। तो इसने क्या किया, एक सेक्रेट सोसाइटी। सेक्रेट सोसाइटी का मतलब ये है, ये वही ऐसी सोसाइटीज है जो समाज में लाना चाहती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यहां मतलब है जो समाज के, यानी यूरोप में मोनार्की को खात्मा करना चाहती है, मोनार्की को हटाना चाहती है, और यूरोप में डेमोक्रेसी लाना चाहती है। अब इसी तरह की एक सेक्रेट सोसाइटी इसने बनाई मर्सलीज में। कहां बेटा, मर्सलीज में, यानी फ्रांस के एक शहर मर्सलीज में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यंग इटली। और इसकी एक और ऑर्गेनाइजेशन आई थी, याद रख लेना, कहां पे, बर्नी में। बर्नी कहां है, यह स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी है। यहां इसने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है यंग यूरोप। जिसका नाम क्या है बेटा, यंग यूरोप। तो इसने दो नई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर दी, सेक्रेट सोसाइटीज, दो संगठन, यंग यूरोप एंड यंग इटली। अब यंग इटली का काम, इसमें क्या किया गया, याद रख लेना, यंग इटली और यंग यूरोप। पहले यंग इटली को समझेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में याद रख लेना, मेंबरशिप उन्हीं लोगों को मिलेगी, यानी वही लोग इसके मेंबर बन जाएंगे जिनकी एज 40 साल से नीचे होंगे। बिलो 40 जो होंगे वो इसके क्या बनेंगे, मेंबर्स। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये मास सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है, ये लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहा है फ्रांस में। क्योंकि जितने भी इटली के लोग फ्रांस में एक्ट, क्योंकि अब सर फ्रांस में क्या कर रहा है, इटली में रेवोल्यूशन लाना है, ये फ्रांस में क्यों बना रहा है, क्योंकि तब ना इटली के बहुत सारे लोगों को इटली से बाहर निकाला गया इसी प्रयास में, जब वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर रह रहे थे, तो इसने उन्हीं की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है यंग इटली। और यंग इटली में कौन होंगे, जो 40 साल से कम होंगे वो यंग इटली का हिस्सा बन जाएंगे। और इनका काम क्या होगा, याद रख लेना, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है रेवोल्यूशन लाना, फिर से कहां, इटली में। दैट मीन्स ये आदमी अभी भी नहीं थक रहा है। नो डाउट इसको बाहर निकाला गया अपने देश में, लेकिन तब भी ये बाहर काम कर रहा है यंग इटली को यूनिफाई करने के लिए। और यंग यूरोप क्या है बेटा, यंग यूरोप एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बर्नी में बनाया गया इज़ाड के लिए। इसका भी काम है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि यूरोप में जितने भी मोनार्क्स है, अब ये खाली इटली की बात नहीं हो रही, यूरोप में जितने भी मोनार्क्स है उनको क्या किया जाए, उनको हटाया जाए और यूरोप में लाया जाए रेवोल्यूशन। यूरोप के हर समाज में, हर स्टेट में लाई जाए डेमोक्रेसी। ये इसका मेन पर्पस है। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ यंग यूरोप। तो यंग इटली और यंग यूरोप दो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिनका मेन पर्पस मैं समझा चुका हूं। उसके बाद ना आगे बढ़ेंगे। अब इस आदमी का क्या मानना था, किसका, मैज़नी साहब का। यह कहता था कि गॉड हैड इंटेंडेड, गॉड हैड इंटेंडेड, अब ये बोला क्या मैं समझा दूंगा, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस to be the natural units of, to be the natural units of mankind, natural units of mankind, mankind। ये आप एक और लाइन लिखोगे मैज़नी साहब के बारे में। इसका मानना था कि ऊपर वाले ने ना अलग अलग कल्चर के लोगों को पैदा किया। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अब जर्मनी के जो इस वक्त प्रेजेंट है जर्मनी में लोग रह रहे हैं, अब उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर एक जैसा है, इज़ाड क्लियर, यानी उनका ड्रेस कोड, उनका खाना पीना, उनका रिलीजन, उनकी बोली एक जैसी है। अब इसका मानना था ये जो राजा और महाराजा 4-4, 5-5, 8-8 स्टेटों पे कब्जा कर गए, अब उस स्टेट में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ये चाहते, इसका ये मानना था कि ऊपर वाले ने जब लोगों को पैदा किया इज़ाड क्लियर, तो कहने का मतलब है वो लोग जो है ना एक ही कल्चर से बिलोंग करते। जैसे जर्मनी में खाली जर्मनी के लोग होने चाहिए, इज़ाड क्लियर, इटली में खाली इटली के कल्चर के लोग होने चाहिए, यानी बाकी जितने भी एरिया, जैसे उस वक्त के राजाओं के पास 10 एरिया हुआ करते थे, तो इसका मानना था कि हर एरिया को अलग अलग होना चाहिए कल्चर पे, और वो अपने अपने स्टेट बनाने चाहिए। इसका यही मतलब है।
और उसके बाद एक और प्रयास कब करेगा ये 1848 में इसने एक और अटेम्प्ट कर दिया। इससे पहले एक और किया था, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो 1848 का जो फिर से एक और अटेम्प्ट जो इसने किया, नो डाउट वो भी फेल हुआ। वो भी क्या हुआ बेटा? फेल। 1848 में फिर से इसने यूनिफाई करने की कोशिश की इटली को, एंड फाइनली ये फेल हुआ क्योंकि मोनार्की ने इस रेवोल्यूशन को दबा दिया। जितने भी मोनार्क्स उस वक्त इटली में बैठे थे, दे कंबाइंड एंड दे व्हाट दे डिड, इन्होंने इसका जो अटेम्प्ट था वो फेल कर दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं याद रख लेना, इटली की जो यूनिफिकेशन के पीछे ज़ेड क्लियर पहला प्रयास जो किया था वो किसने किया था बेटा? वो किया था इसी मैज़नी साहब ने। इसीलिए इसको कहा जाता है सोल ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ये इटली की यूनिफिकेशन की क्या है बेटा? ही वाज द सोल। ज़ेड के लिए ही वाज द सोल। आपसे पूछा जाएगा कि किस बंदे को कहा गया सोल ऑफ इटालियन रेवोल्यूशन और यूनिफिकेशन? मैज़नी साहब को। आई होप कि मैज़नी के बारे में आपको 4-5 चीजें लिमिटेड ही पढ़ाई गई, कम से कम वो तो डेफिनेटली समझ में आया होगा। नाउ अब जब 1848 जैसे 1831 का रेवोल्यूशन फेल हुआ, फिर इसे फिर से एक और प्रयास करने की कोशिश की 1848 में, तो वो रेवोल्यूशन भी फेल हुआ। नाउ अब सबसे बड़ा टास्क था कि सर अगर अब यूनिफिकेशन करेगा तो करेगा कौन? अब याद रख लेना, अब हमारा सेकंड कैरेक्टर में आ जाएगा, दैट इज कैवर। कैवर। अब याद रख लेना, मैंने अभी आपसे कहा था सार्डिनिया पीडमोंट एक इटली का क्या हुआ करता था? ये एक राज्य एम्पायर हुआ करता था। ज़ेड के लिए याद रख लेना, इसका लोकल प्रिंस इसका राजा हुआ करता था, यानी इटली का ही प्रिंस इसका राजा हुआ करता था। और इसी राजा का एक चीफ मिनिस्टर था, ये याद रख लेना। अब ये राजा कौन हुआ करता था? उस राजा का नाम लिखो पहले, विक्टर इमैनुअल, EMANUEL। विक्टर इमैनुअल सेकंड इस पीडमंट सार्डिनिया या सार्डिना पीडमंट का क्या हुआ करता था? राजा, किंग हुआ करता था। और इसी राज्य या इसी किंग का एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था कैवर। यानी कैवर के बारे में पहली लाइन क्या लिखोगे? ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिना पीडमंट। अब इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने कहा जो इटली की यूनिफिकेशन वो सुपीची से नहीं होगी, ना ही वो सेक्रेट सोसाइटी से होगी। इस आदमी ने कहा जो मैज़नी साहब कर गए 1848 में, ये तो बेवकूफी है, क्योंकि आप ऑस्ट्रिया जैसे, स्पेन जैसे खतरनाक देश को भाषण से बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए अगर इनको बाहर निकालना है तो याद रख लेना, इस आर्मी ने क्या कहा? इनको निकालने के लिए 2 फैक्टर सबसे बड़े हैं। पहला, दैट इज आर्मी। सेना का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रिया को जंग में हराना पड़ेगा, लोगों के वार से कुछ नहीं होगा। दूसरा, अलायंसेस। दूसरा क्या है बेटा? अलायंसेस। अब अलायंसेस क्या है, वी विल डिस्कस। तो पहली चीज लिखोगे कैवर के बारे में। अब इटली की जो टास्क आई थी यूनिफाई करने की ज़ेड के लिए, मैज़नी के बाद किसके कांधों पे, किसके शोल्डर्स पे आ गई? कैवर। अब कैवर क्या है? पहली लाइन हमने लिखी, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिना पीडमंट एम्पायर। ये पीडमंट एम्पायर के क्या हुआ करते थे? चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। दूसरी लाइन लिखेंगे, नए रेवोल्यूशनरी था, ही वाज नीदर रेवोल्यूशनरी REVOLUTIONERY, नए रेवोल्यूशनरी था, यानी नए रेवोल्यूशन लाना चाहता था ज़ेड के लिए। ना ही ये डेमोक्रेट था, नॉर डेमोक्रेट। ही वाज नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट, ना ही ये डेमोक्रेट। ये डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाला नहीं था। एंड तो फिर किस में बिलीव करता था? ही वाज द स्टॉन्च स्ट्रिक्ट बिलीवर ऑफ मोनार्की। यानी ये किसको सपोर्ट कर रहा है? मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है। ये राजा महाराजाओं के सिस्टम को ही सपोर्ट कर रहा है। अरे ये चाहता है कि रेवोल्यूशन भी ना आ जाए, राजा महाराजाओं को नहीं हटाया जाए, ना ये चाहता है डेमोक्रेटिक के खोखले सिद्धांतों पे बिलीव नहीं कर रहा है। तो किस पे बिलीव कर रहा है? ही वाज द फर्म बिलीवर ऑफ मोनार्की। ये हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद जो टास्क थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की ज़ेड के लिए, अब ये प्रूशियन एम्पायर पे आ गई, क्योंकि इन्हीं का चीफ मिनिस्टर कैवर हुआ करता था। अब प्रूशियन एम्पायर का इंटेंशन यूनिफिकेशन नहीं है। उनका इंटेंशन नहीं कि इटली को यूनिफाई करेंगे फिर लोगों को फ्रीडम देंगे, नो। उनका इंटेंशन क्या है? याद रख लेना, द इंटेंशन ऑफ कैवर इज टू एक्सटेंड द फ्रंटायर्स ऑफ पीडमंट सार्डिना या सार्डिना पीडमंट। ये चाहता है कि पीडमंट राज्य जो इटली के एक स्टेट हुआ करती थी, इसका क्या हो जाए? एक्सटेंशन हो जाए, ये दूसरे स्टेटों में कब्जा करे। ना ही इसका एक्सटेंशन यूनिफिकेशन ऑफ इटली है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं है कि लोगों को फ्रीडम मिले, महाराजाओं को हटाएंगे, फिर डेमोक्रेसी लाएंगे। इन जैसे सिद्धांतों में ये बिलीव नहीं करता है।
इसका मेन बिलीव किस पे बिलीव करता है? मोनार्की पे। और याद रख लेना इसका एक और सिद्धांत है, ये एक और चीज पे बिलीव करता है कि क्यों ना हम पायडमन सार्डिनिया एम्पायर की राज्य की सरहदों को बढ़ाएंगे, और सरहदों को बढ़ाने के लिए इज दैट क्लियर? याद रख लेना। अब सरहदें बढ़ाएंगे के क्यों? रीजन सर, इसके दो फैक्टर है। सरहदें बढ़ाने के पीछे के दो फैक्टर जो एनसीईआरटी ने लिखा है। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब सरहदें बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। वी विल डिस्कस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप टेंशन ना लो। एंड दूसरा, पॉलिटिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस, DOMINANCE। अब समझाएंगे सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, समझाएंगे। अब हम जब 7 स्टेट्स को मिलाएंगे, अब अभी तक ये अलग अलग स्टेट्स है, जेड गलत, तो यूनिफिकेशन से पहले तो डेफिनेटली 7 स्टेट में बटा है इटली। तो जब हम यूनिफिकेशन करेंगे तो 7 स्टेटों के जो बॉर्डर है जेड गलत, अब ये यूनिफाइड इटली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? समझो, जब हम यूनिफिकेशन करेंगे तो यूनिफाइड इटली बन जाएगी। और यूनिफाइड इटली में क्या होंगे? ये जो रीजनल बॉर्डर्स है, रीजनल बॉर्डर से हटेंगे। यानी अगर ये मान लो इटली है, इसके 7 स्टेट्स है, हर स्टेट का एक अपना अपना बॉर्डर है, तो ये सारे बॉर्डर, अंदर वाले बॉर्डर हट जाएंगे, खाली एक ही बॉर्डर रहेगा वो पूरे इटली का। तो यूनिफाइड रीजनल बॉर्डर हट जाएंगे। रीजनल बॉर्डर जो अब अगर जब हटेंगे तो इनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स है, क्या है बेटा? ट्रेड बैरियर्स, वो भी हटेंगे। अब ये सर ट्रेड बैरियर्स क्या है मैं समझा दूंगा। जब इटली 7 स्टेटों में डिवाइड थी, तो जब एक स्टेट का ट्रेडर दूसरे स्टेट में ट्रेड करने जाएगा तो यहां की सरकार उसको लगाएगी टैक्स। क्या लगाएगी बेटा? टैक्स। तो जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही ट्रेड कम होता जाएगा। जेड क्लियर? अब मैं मान लो एग्जांपल, यहां का ट्रेडर इस स्टेट में जा रहा है ट्रेड करने के लिए, तो यहां की सरकार उस पर क्या लगा रही है? टैक्स लगा रही है। लेकिन जब हम इन सारे 7 स्टेटों को यूनिफाई करेंगे तो फिर ये रीजनल बॉर्डर हट जाएंगे, तो ट्रेड बैरियर्स का मतलब है टैक्स हटेंगे। अब यहां का ट्रेडर पूरे इटली में, एक ट्रेडर नॉर्थ का ट्रेडर साउथ इटली में जा सकता है, साउथ तक जा सकता है ट्रेड करने के लिए बिना टैक्स पे किए। जब टैक्स ही पे नहीं करेंगे तो ट्रेड बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सरकार का क्या बढ़ेगा बेटा? सरकार का इनकम टैक्स बढ़ेगा, और सरकार का इनकम टैक्स जब बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो यानी इटली क्या हो जी? इकोनॉमिक फ्रंट पे मजबूत हो जाएगी। ये पहला मकसद है। दूसरा, पॉलिटिकल डोमिनेंस। पॉलिटिकल डोमिनेंस किसको कहेंगे समझो बेटा। अब अभी तक मैंने क्या कहा? 7 स्टेटों में इटली डिवाइडेड है। पेडिमंट यानी सार्डिनिया पेडिमंट जो है, एम्पायर जो है, जब ये पूरे इटली पे कब्जा करेगी तो डेफिनेटली ये पावरफुल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? डेफिनेटली सर बन जाएंगे। इनके पास बहुत सारे एरियाज आ जाएंगे और ये पावरफुल बन जाएंगे। तो वही का मतलब है, ये चाहते हैं कि यूरोप में क्या बन जाए? पावरफुल, यानी यूरोप में इनकी डोमिनेंस चले। तो यूनिफाइड इटली कहीं ना कहीं पावरफुल बन जाएगी, और उसी को कहा जाता है पॉलिटिकल डोमिनेंस। समझ आ रहा है? तो ये 2 मकसद है इटली को यूनाइट करने के पीछे। अब इटली जो है, मैंने अभी आपसे कहा कि कैबर साहब ने कहा इटली को यूनिफाई करने के लिए भाषण से इटली यूनिफाई नहीं होगी, ना ही लोगों के रेवोल्यूशन से होगी, जैसे मैजनी साहब ने रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। तो कैसे होगी? 2 फैक्टर्स की वजह से इटली को यूनाइट किया जाएगा। राइट डाउन, फर्स्ट फैक्टर दैट इज आर्मी, एंड सेकंड फैक्टर दैट इज अलायंसेस, एंड वी विल डिस्कस दीज 2 फैक्टर्स वन बाय वन। तो पहला फैक्टर जो इटली को यूनाइट करने का काम करेगा दैट इज आर्मी। अब आर्मी क्या है? आर्मी का मतलब है सेना को ताकतवर बनाएंगे, स्ट्रांग आर्मी, क्रिएशन ऑफ स्ट्रांग आर्मी। सर कैसे होगी स्ट्रांग आर्मी? कैसे बनेगी? पहली चीज, इन जितनी भी आर्मी है इनको ट्रेन करेंगे, हाईली ट्रेन करेंगे, वेल ट्रेन। दूसरा, इनके पास एडवांस्ड वेपन्स, इनको एडवांस्ड वेपन्स देंगे। अब हमारी तरह 1857 में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 आपने पढ़ा होगा, तो उन रिवोल्ट ऑफ 1857 आपने पढ़ा होगा रानी लक्ष्मीबाई, आपने पढ़ा होगा टांटिया टोप, आपने पढ़ा होगा कंवर सिंह, उनके पास आउटडेटेड वेपन्स थे और अंग्रेजों के पास सुपीरियर वेपन्स है, इसलिए उस रिवोल्ट को दबाया गया। तो इसीलिए चाहता है क्या देना? एडवांस्ड वेपन्स। तो सेना मजबूत कब होगी? जब सेना के पास हथियार खतरनाक होंगे, तो सेना मजबूत। तो पहली चीज क्या कर रहा है? आर्मी को मजबूत कर रहा है। दूसरा, अलायंसेस। अलायंसेस का मतलब है फ्रेंडशिप बना रहा है। किसके साथ? बताएंगे फ्रेंडशिप किसके साथ बनाएगा? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों के साथ हाथ, फ्रेंडशिप दैट के लिए याद रख लेना। नाउ अब ये याद रख लेना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मोटा माटी पढ़ा रहा हूं। 1858 में, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, डेट अगर नहीं लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं, खाली याद रख लेना। इस सार्डिनिया पीडमोंट ने क्या किया, यानी कैबर ने क्या किया, क्योंकि एसी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। कैबर ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ये याद रख लेना। एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ बेटा? फ्रांस के साथ।
अब इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा डिटेल में, आप टेंशन ना लो थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब फार्डिनेंड यानी कैवर ने एक एग्रीमेंट कर दिया साइन फ्रांस के साथ, और फ्रांस ने कहा इस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था कि अगर कभी कभार ऑस्ट्रिया, जो कि इटली के नॉर्थ में बैठा है, अभी मैंने कहा लंबार्डी एंड वेनेशिया उन्हीं के पास है, कभी कभार अगर ऑस्ट्रिया ने किस पे अटैक किया, सार्डिनेंट पाइडमेंट पे या सार्डिनिया पाइडमेंट एग्जैक्ट के लिए, तो उस वक्त फ्रांस किसकी मदद करेगा, उस वक्त फ्रांस मदद करेगा सार्डिनिया पाइडमेंट को। यानी अगर आने वाले यानी 1858 में जब एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें कहा गया कि इन फ्यूचर अगर ऑस्ट्रिया ने किस पे अटैक किया, सार्डिनिया पाइडमेंट पे अटैक किया, तो फ्रांस किसकी मदद करेगा, फ्रांस विल एड सार्डिनियन पाइडमेंट, तो ये इस राज्य को मदद करेगा। अब सबसे बड़ा टास्क है सर ऑस्ट्रिया मदद, ये ऑस्ट्रिया हमला क्यों करेगा। अब इस आदमी, मैंने कहा आप ये 30 चौथी लाइन लिखोगे, ही वाज अ श्रूड डिप्लोमेट, श्रूड डिप्लोमेट, बहुत शातिर आदमी, बहुत शातिर, कौन, कैवर, बहुत शातिर। अब इसने क्या, इसने जब एग्रीमेंट कर दिया फ्रांस के साथ, तो इसने सोचा यार अब तो ऑस्ट्रिया को उकसाना पड़ेगा, और जब हम ऑस्ट्रिया को उकसाएंगे तो ऑस्ट्रिया वार हमारे ऊपर करेगा, और उस वार में हमारी मदद कौन करेगा, एग्रीमेंट के हिसाब से फ्रांस। और इसीलिए अब देखो बेटा, तो उकसाने के लिए इसने क्या किया, मैंने अभी आपसे कहा कि नॉर्थ, इटली के नॉर्थ में कौन बैठा है, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के पास कितने राज्य है, 2, क्या क्या, लंबार्डी एंड वेनेशिया। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेनेशिया। अब इसने क्या किया, इसने अपनी फोर्सेस, कैवर ने जितनी भी इसकी सेना हुआ करती थी, वो याद रख लेना, वो अब मानो फॉर एग्जांपल ये लंबार्डी है, तो यहां डेफिनेटली पाइडमेंट सार्डिनिया का बॉर्डर लंबार्डी से क्या कर रहा था, ये शेयर हो रहा था, तो इसने इस बॉर्डर पे अपनी सेना रख दी। अब जब ये लंबार्डी के बॉर्डर के करीब अपनी सेना रखेगा, तो ऑस्ट्रिया पैनिक होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली पैनिक होगा। प्लस लंबार्डी और वेनेशिया के लोगों को उकसाया, जेड के लिए प्रोवोक किया, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के, यानी उकसाया किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रिया को लगा कि ये आदमी तो हमारे मसलों में इंटरफेयर कर रहा है, ये आदमी जेड के लिए, और दैट इज व्हाई ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया वार। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार ऑन सार्डिनिया पीडमोंट, तो सार्डिनिया पीडमोंट पे ऑस्ट्रिया ने वार डिक्लेयर कर दिया। और यही तो चाहता है ये आदमी, बहुत चालाक गैंगस्टर, बहुत खतरनाक आदमी, यही तो चाहता है। अब बबलू भैया यही तो चाहते हैं, हमारे कैवर साहब यही तो चाहते हैं कि ये ऑस्ट्रिया वाले पागल हो जाए, हमारे ऊपर वार करे, और क्योंकि फ्रांस से पहले एग्रीमेंट हो चुका, तो इसलिए जब ऑस्ट्रिया ने वार डिक्लेयर किया सार्डिनिया पीडमोंट पे, तो सार्डिनिया पीडमोंट प्लस फ्रांस, क्योंकि एग्रीमेंट में पहले ही कहा गया जेड के लिए, इन दोनों ने मिलकर द कंबाइंड फोर्स ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट एंड फ्रांस डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को क्या किया गया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस वर डिफीटेड एंड प्लीज यहां याद रख लेना। और उनसे एक टेरिटरी, 2 टेरिटरी थी इस वार में, पहली वार में एक टेरिटरी ली, दैट इज लंबार्डी। तो लंबार्डी किसके कब्जे में, लंबार्डी आ चुकी है पीडमोंट के कब्जे में, यानी सार्डिनिया पीडमोंट के कब्जे में। अभी वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास है, अभी ऑस्ट्रिया इटली के अफेयर से बाहर नहीं निकला, अभी ऑस्ट्रिया का पूरा खत्म चैप्टर नहीं हुआ, अभी ऑस्ट्रिया इटली के एक राज्य में अभी भी बैठा है। उसके बाद अब इतना तो आपको समझ में आया होगा। नाउ इसी टाइम में इस कैवर का क्या होगा, ही डाइड 1861 में, ये डाइड हुआ, ये खत्म हो गया जेड के लिए। अब साउथ में, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, साउथ में कौन बैठा है, स्पेन। अब साउथ में एक और आदमी उठेगा जिसका नाम है गरीबल्डी। राइट डाउन थर्ड पर्सनालिटी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, गियुसेप्पे गरीबल्डी। अब गरीबल्डी आएगा साहब। अब गरीबल्डी कहां थे, ये थे साउथ इटली में। कहां थे बेटा, साउथ इटली में। अब साउथ इटली में याद रख लेना 2 टेरिटरीज, एक है नेपल्स, दूसरी सिसिली, जो किसके कब्जे में है बेटा, ये दोनों टेरिटरी स्पेन के कब्जे में है। तो इस आदमी ने क्या किया, गरीबल्डी ने, याद रख लेना, इसने वहां के पीछे, इससे पहले समझो, याद रख लेना, ये गरीबल्डी क्या कर रहा है, ये एक वॉलंटियर्स की ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। वॉलंटियर्स की क्या बना रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ हजार लोग इसके साथ मिल रहे हैं, बड़े यंग है जेड के लिए। अब उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कहा जाता था रेड शर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स कॉल्ड रेड शर्ट्स, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म क्या थी, रेड शर्ट्स। अब वो किसके साथ काम कर रहे थे, गरीबल्डी के साथ। और गरीबल्डी क्या कर रहा है, इसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जेड क्लियर, वहां के जितने भी लोग हैं, लोकल मासेस, यानी जितने भी लोग हैं, चाहे पीजेंट हो, लेबर हो, वर्कर हो, जेड क्लियर,
उन्हीं से मिलकर क्या कर रहा है, एक प्लॉट कर रहा है। एक प्लॉट का मतलब एक साजिश कर रहा है, किसके खिलाफ, स्पेन के खिलाफ। यानी और फाइनली जब लोगों को मोबिलाइज किया गया एग्जैक्ट के लिए, लोगों को बताया गया कि हमें आजाद होना है किससे, स्पेन से, तो कहा गया ये याद रख लेना। अब जब ये आदमी अपने लोगों को उकसा रहा था स्पेन के खिलाफ, यानी साउथ के इटली के लोगों को स्पेन के खिलाफ उकसा रहा है ताकि स्पेन को बाहर निकाला जाए और नेपल्स और सिसिली को इनके कब्जे से छुड़ा जाए। इसी टाइम पे जब ये हो रहा था तो याद रखना, इसकी मदद करने के लिए कैबर ने अपने फोर्सेस भेजे। कैबर ने क्या भेजी, अपनी आर्मी, क्योंकि कैबर को लगा हो सकता है कि इन्होंने यहां से स्पेन को बाहर निकाला, फिर तो ये इन राज्यों को रिपब्लिक बनाएंगे, ये तो फिर पीडमंट सल्डानिया का कभी हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। इसलिए उसने अपनी आर्मी भेजी। आर्मी प्लस इसके वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जिनको रेड शर्ट्स कहा जाता है, इसने स्पेन को क्या किया, दे ड्राइव आउट बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन, बार्बन किंग ऑफ स्पेन। तो स्पेन का चैप्टर एंड, और याद रख लेना साउथ इटली को, साउथ में नेपल्स यानी सिसिलीज की जो टेरिटरीज, सिसिली एंड नेपल्स, इसको किसके साथ मिलाया गया है, पीडमंट सल्डानिया के। अब सबसे बड़ा टास्क क्या है सर, अभी भी दो राज्य जो है, सबसे मेन टास्क ये है कि अभी भी ऑस्ट्रिया के पास क्या है, वेनेशिया है, और इटली की कैपिटल यानी सेंट्रल इटली में, मैंने पहले ही कहा सेंट्रल इटली में कौन बैठा है, पोप। अब इन दो टेरिटरीज पे कब्जा करेंगे तो क्या होगी बेटा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो। इससे पहले यूनिफिकेशन हो जाती, कैबर साहब चले गए, कैबर साहब की डेथ हो गई। नाउ अब आपने पढ़ा होगा जेड के लिए, जर्मनी की यूनिफिकेशन में मैंने कहा था कि जर्मनी किससे लड़ रही थी, याद रख लेना। यानी अगर आपको समझ में आ रहा था, उस टाइम मैंने यूनिफिकेशन में पढ़ा था कि प्रूशिया ने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी 1864 में। प्रूशिया ने लड़ाई किसके साथ लड़ी थी, ऑस्ट्रिया के साथ। किसके साथ लड़ी थी बेटा, ऑस्ट्रिया के साथ। अब उसी लड़ाई में, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसी प्रूशिया की लड़ाई में सार्डिनिया पाइडमंट ने किसका साथ दे दिया, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया लड़ रही थी आपस में, क्योंकि जर्मनी की यूनिफिकेशन में पढ़ा चुका हूं कि आपस में क्यों लड़ रही थी, तो उसी टाइम में सार्डिनेंट पीडमंट ने किसका साथ दिया, उन्होंने सपोर्ट कर दिया, दे साइडेड विथ प्रूशिया। यानी सार्डिनेंट पीडमंट एम्पायर जो है जेड के लिए, जहां पे विक्टर इमैनुअल सेकंड बैठे, उन्होंने साइड किसके साथ किया, प्रूशिया के साथ। और जब प्रूशिया और सार्डिनेंट ने दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिया, तो ऑस्ट्रिया से जो एक इटली की अभी भी टेरिटरी थी जिसका नाम है वेनेशिया, VNETIA, वो प्रूशिया ने किसके हवाले कर दी, वो किसके हवाले कर दी गई बेटा, वो सार्डिनेंट के हवाले कर दी गई। दैट मीन इस तरह से याद रख लेना, यानी पीडमंट एम्पायर ने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया वार में प्रूशिया की मदद की, और क्या किया गया, इस वार में ऑस्ट्रिया को हराया गया, और ऑस्ट्रिया से जो टेरिटरी थी जेड के, आपने पढ़ा होगा कि प्रूशिया की भी दो टेरिटरी थी, वो छुड़ाई गई, वो जर्मनी की यूनिफिकेशन में पढ़ा चुका हूं। तो यहां से इनकी एक और टेरिटरी जिसका नाम है वेनेशिया, वो इनसे ली गई। इसका मतलब नॉर्थ में अभी तक जो ऑस्ट्रिया बैठा था, ऑस्ट्रिया का चैप्टर एंड किया गया। नाउ नॉर्थ इटली पीडमंट सल्डानिया के पास आ चुकी है, साउथ मैं बता चुका हूं, साउथ पे भी कब्जा हो चुका है। नाउ अब सबसे बड़ा टास्क जो है दैट इज सेंट्रल इटली। अब सेंट्रल इटली यानी इटली की कैपिटल रोम, और भी कुछ स्टेट से जहां पे कौन किसका कब्जा है, पोप का, जेड के लिए। अब इसको भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। अब यहां पोप बैठा है जेड के लिए, मान लो धार्मिक लोग, पोप समझ में आ रहा है, पोप यानी क्रिश्चियनिटी के बड़े पाद। अब क्योंकि यहां हुआ करता था, इटली की कैपिटल रोम में हुआ करता था रोमन कैथोलिक चर्च। अब इस इटली को संभाल रहा था एक पोप, कौन संभाल रहा था, पादरी संभाल रहा था। अब इनके खुद के फोर्स हुआ करते, लेकिन इसी रोम पे, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी रोम में थे फ्रांस के फोर्सेस। अब आप कहोगे फ्रांस के फोर्सेस क्या कर रहे, फ्रांस के फोर्सेस प्रोटेक्शन दे रहे थे। फ्रेंच फोर्सेस क्या कर रहे थे, फ्रेंच फोर्सेस यानी रोम में क्या है, रोम में गैरिसन है, GARRISON, गैरिसन है किसका, पैरा है, रोम पे पैरा है फ्रेंच फोर्सेस का। क्योंकि नेपोलियन थर्ड, क्योंकि फ्रांस में भी कैथोलिक लोग रह रहे थे, और इटली में भी, इटली की कैपिटल रोम में भी बहुत सारे कैथोलिक रह रहे थे। अब उनको डर था कि कहीं रोम पे कोई हमला ना कर ले, इसीलिए उन्होंने नेपोलियन थर्ड से कहा कि आप ना फ्रांस के जितने आधे फोर्सेस कहां रखो, रोम को बचाने के चक्कर में। तो ये फ्रांस के फोर्सेस रोम पे घेराबंदी कर रहे हैं। घेराबंदी का मतलब नहीं कब्जा कर रहे, घेराबंदी का मतलब वो किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पोप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और उसकी स्टेट को यानी रोम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन आपने एक और चीज पढ़ी होगी, फ्रैंको प्रूशियन वार, जर्मनी में की यूनिफिकेशन में मैं पढ़ा दिया। फ्रैंको प्रूशियन वार
जब 1870 में हुआ तो फ्रांस को बुरी तरह हराया गया, और जब फ्रांस बुरी तरह हार रहा था तो उसने क्या किया, उसने अपने इटली में जितने भी फोर्स थे उनको वापस विड्रॉ करवा दिया, क्योंकि फ्रांस खुद हार रहा है तो क्या वो इटली की हिफाजत करेगा या पहले फ्रांस को बचाएगा, तो डेफिनेटली पहले फ्रांस को बचाएगा। तो जितने भी फोर्सेस हुआ करते थे फ्रांस के, कहां बेटा, रोम में, उनको विड्रॉ किया गया, क्योंकि उनको उनकी जरूरत कहां है इस वक्त, उनकी जरूरत इस वक्त फ्रांको प्रुशियन वार में, फ्रांस में। इसलिए जब फ्रांस ने अपने फोर्स को विड्रॉ किया तो पीडमंट सार्डिनिया ने, पीडमंट सार्डिनिया या सार्डिनिया पीडमंट ने क्या किया, अपने फोर्सेस को क्या कर दिया, एंटर करवा दिया रोम में। तो इस तरह से रोम पे भी क्या किया गया, कब्जा कर दिया। एंड फाइनली विद दिस यूनिफिकेशन ऑफ इटली गॉट कंप्लीटेड, और उसके बाद जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हुई, आपने पढ़ा होगा, अब इसी यूनिफाइड इटली का याद रख लेना, एम्परर, राजा घोषित कौन किया गया, विक्टर इमैनुअल सेकंड। आई होप कि आपको ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली समझ में आई होगी। विद दिस वी हैव एंडेड टुडेज ब्यूटीफुल टॉपिक। अगर आपका कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम अहेड। धन्यवाद।